हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन.के.एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग प्राचीन काल में बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण बची हैं उन्हीं के विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग प्राचीन काल में मौर्य काल तक हो गया, आज हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में गुप्त काल जब आया तो गुप्त काल की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए गुप्त काल जब आया तो इस समय काफ़ी परिवर्तन हुआ। यानी कि गुप्त काल के जो शासक थे, कहा जाए इनके समय विदेशियों के आक्रमण भी हुए। जैसे शकों का हुआ आक्रमण, हूणों का भी आक्रमण हुआ था। इसी समय अगर देखा जाए तो सबसे पहले सती प्रथा का प्रारंभ होता है गुप्त काल में, और इसी समय अगर देखा जाए तो सबसे पहले मंदिरों का निर्माण हुआ। मित्रों, इसके पहले मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। कभी अगर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल में कई मंदिर मिले तो नहीं मिले, सिंधु घाटी में कई मंदिर मिले तो नहीं मिले, वैदिक काल में नहीं मिले, जैन बौद्ध में मंदिर मिले नहीं मिले, मठ मिले थे। मौर्य काल में मिले नहीं मिले, मौर्योत्तर काल में कहीं से नहीं मिले। गुप्त काल में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो पहली बार मंदिरों का यहाँ निर्माण होता है। इसके विषय में भी अभी हम जानकारी देंगे, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कहीं गलती मत करना। मठों का जरूर निर्माण, यानी कि देखा जाए कि प्रारंभ हुआ था बौद्ध काल में तो वो अलग चीज़, और कनिष्क था पहला व्यक्ति जिसने मठों का निर्माण। अभी हम लोग गुप्त काल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुप्त काल। गुप्त काल, तो गुप्त काल के विषय में हम लोग पहले फ्रेमिंग बना लो कि क्या क्या कौन कौन शासक आया। जैसे श्री गुप्त, जैसे देखा जाए श्री गुप्त आया, फिर कौन आया, घटोत्कच आया, फिर कौन आया, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर कौन आया, समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, रामगुप्त आया, और रामगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। आज हम लोग यहाँ तक चर्चा करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक श्री गुप्त हुआ था। इसने सिर्फ राजा की उपाधि धारण की थी, राजा, महाराजा, राजा महाराजा की उपाधि धारण की। इसने भी सेम डिटो ये उपाधि धारण की, ये इसका पुत्र था। और जब इसका पुत्र बैठा यानी चंद्रगुप्त प्रथम, तो कहा जाए चंद्रगुप्त प्रथम जो ये था, इसने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। क्या नाम था, कुमार देवी। अब याद रखना कि पहला राजा ऐसा हुआ गुप्त वंश का जिसने राजा रानी प्रकार की सिक्के चलाए। मित्रों, बहुत पूछा जाता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाने वाला कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके पहले किसी राजा ने अपनी रानी के साथ सिक्के नहीं चलाए थे। पहला ऐसा शासक कि राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। गुप्त संवत किसके समय चला, तो इसी के समय गुप्त संवत, यानी कि इसी के समय गुप्त संवत की भी प्रारंभ हुआ। तो ये भी याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। और कहा जाए लिच्छवी राजकुमारी से इसने विवाह किया था, और एक महान शासक ये सिद्ध हुआ। सोने के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए। इसके बाद कहा जाए समुद्रगुप्त, जब चंद्रगुप्त का बेटा बैठता है समुद्रगुप्त, तो कहा जाए 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरापथ, ध्यान देना, उत्तरापथ और दक्षिणापथ तो विजय करने वाला शासक कौन था? तो यही था समुद्रगुप्त, यानी कि 100 युद्धों का विजेता था। ठीक है। और कहा बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे? बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के तो इसी ने चलवाए। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? तो इसी ने चलाए। यानी कि गुप्त वंश का पहला राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसको इसने पराजित किया था। यह भी आप लोग याद रखना। उत्तरापथ के 9 राजाओं को हराया और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। ऐसे महान व्यक्ति थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वास्तव में इसने जो सिक्के चलाए, 6 प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। और समुद्रगुप्त यानी कहा जाए कि समुद्रगुप्त जो था अपने समय का गुप्त वंश का एक ऐसा शासक जितने युद्ध लड़े सभी में सफलता प्राप्त की, और कहा जाए कि 100 युद्ध जीत लिए। ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका भी एक इसने सिक्का भी चलाया। बीड़ा वादन प्रकार के भी सिक्के इसने चलवाए। तो याद रखना। अब इसके जब 2 बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो मित्रों याद रखना कि एक परंपरा चली आ रही थी कि एक के बाद एक शासक बैठेगा, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा बेटा, यानी तो रामगुप्त को यानी कि उत्तराधिकारी बनाया गया। मित्रों जब रामगुप्त बैठा है गद्दी पर, तो याद रखना एक दुर्बल शासक था। और मैंने आपको पहले बताया कि शासन जब ही तक चलता है जब एक के बाद एक योग्य शासक होता है। जहाँ दुर्बल शासक आया वहीं से साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो रामगुप्त जब बैठा है तो इसी के समय शकों को आक्रमण हुआ। अब शकों ने जब आक्रमण किया तो कहा जाए कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, इसकी पत्नी कौन थी? तो ध्रुव देवी थी। मित्रों याद रखना कि ध्रुव देवी उस समय की सबसे सुंदर यानी कहे राजकुमारी थी। जिस यानी कि मध्यकाल में आपने पद्मावती का नाम सुना होगा कि उनने जौहर प्रथा की थी पद्मावती ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के कारण ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। रतन सिंह की पत्नी थी और उन्होंने यानी कि अपने सतीत्व यानी कि कहा जाए यानी कि अपने पति के लाख कहने पर कि ऐसा यानी कि जौहर ना करो, लेकिन उन्होंने ऐसा फिर भी किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी उनको हरण कर कर ले जाता अपने साम्राज्य में, और इसी वजह से उन्होंने अपनी दासियों के साथ यानी कहा जौहर प्रथा किया। मित्रों याद रखना कि जौहर प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय यानी कि 1303 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रामगुप्त था और शकों ने आक्रमण किया। तो ध्रुव देवी जो थी, तो ध्रुव देवी यानी जब शक राजा ने एक शर्त रखी किस पर? रामगुप्त से, कि आप अपनी ध्रुव देवी पत्नी अगर मुझे दे दोगे तो हम तुम्हारे राज्य को यानी कि वापस कर देंगे, आपका राज्य जो विजित कर लिया था। दूसरी चीज कि हम लोग के आपसी संबंध अच्छे हो जाएंगे, हम फिर इसके बाद युद्ध नहीं करेंगे और आप अपना राजपाट करते रहिए। तो ये चीज रामगुप्त ने स्वीकार कर ली थी। स्वीकार इस वजह से कि उसने सोचा कि अब ठीक है, अरे उनके पास रानियों को कौन कमी, दूसरी रानी आ जाएगी। लेकिन मित्रों ये चीज इसके भाई को, ये भाई था जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये भाई था और ये उस समय उज्जैन में था। कहाँ पर था? उज्जैन में था। उज्जैन में ये शासन कर रहा था यानी कि राजपाल था। ये उज्जैन का राजपाल था और ये चूंकि पूरे राजा था, यही था रामगुप्त, चूंकि ये बड़ा था बेटा, तो ये छोटा भाई उज्जैन का राजपाल था, ये वहाँ शासन कर रहा था। जब उसको मालूम होता है, एक दूत जाता है कि आज तुम्हारे भाई ने एक ऐसी अपमानजनक संधि की है कि तुम्हारी जो भाभी है उन्हें देने को स्वीकार कर लिया है शकों को। तो जब ये चीज़ मालूम होती है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो वहाँ से वो गुस्से में आता है। सबसे पहले तो वो अपने भाई को मारता है। तो मित्रों याद रखना, भाई को मारता है और भाई को मारने के बाद उसने जो शक राजा था, जो ध्रुव देवी के लेकर गया था,
वहाँ पर ये पहुँचता है, लेकिन नहीं जग गया था। ध्रुव देवी की शर्त रखी थी, अभी गई नहीं है ध्रुव देवी, ठीक है, अभी तो ध्रुव देवी हैं यहीं पर, लेकिन शर्त रखी थी कि ध्रुव देवी को हम यानी कि विदा करेंगे, कैसे, पालकी ये पे बैठाल कर एक सम्मानित ढंग से आपके राज में पहुंचाएंगे। ये शर्त रख कर कौन चला गया, शक राजा, यानी कि शक राजा ने ये जब शर्त रखी रामगुप्त ने कि शकों के दरबार में यानी कि राजकुमारी जाएंगी, अजय जिस तरीके से हम विदा करा के लाए हैं उसी तरीके से हम उनके दरबार में भेजेंगे। ये चीज़ कह के शक राजा चला गया और रामगुप्त तैयारी कर रहा था कि भाई अब तो रानी को भेजना पड़ेगा। तो भेजने के पहले ही चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जब आया तब उसको ये मालूम होता है कि ऐसा हो गया है, तो वो इसके बाद यानी कि मित्रों याद रखना हत्या करता है, यानी कि किसकी, भाई की, और भाई की हत्या करने के बाद वो जाता है कहाँ पर, यानी कि पहुंचता है दरबार में, किसके, यानी कि जो शक राजा था उसके दरबार में ये पहुंचता है। और जब दरबार में पहुंचता है और कैसा भेष बनाकर, ध्रुव देवी का भेष बनाकर जब उसके दरबार में पहुंचता है और पालकी में बैठकर और ढोल बाजा बजाते हुए जिस समय पहुंचा दरबार में, तो शक राजा को ये लगा कि आज तो ध्रुव देवी राजकुमारी आ। राजा अपने दरबार में बैठा तैयार होकर सज धज के बैठा हुआ था कि एक डीम यानी कि उस समय की यानी कहा जाए सबसे सुंदर एक राजकुमारी मेरे महल में आ रही हैं। तो वहाँ पर उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, खूब भव्य दरबार सजाया गया, और कहा जाए अपने दरबारियों से कहा कि जब ये लोग आए तो इन्हें कोई रोक टोक ना किया जाए, दूसरी चीज़ इनकी देख रेख में पूरी व्यवस्था की जाए, खान पान में अच्छी व्यवस्था की जाए। तो ये चीज़ें वहाँ सारी व्यवस्था हो चुकी थी। अब उसे क्या मालूम था कि आज उसका काल आ गया, आज उसकी मौत आ गई। वो उसमें बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ध्रुव देवी के भेष में जिस समय पहुंचता है, तो पालकी जैसे रखी जाती है गेट पर और अंदर एंट्री करता है, और जैसे प्रवेश किया तो जैसे वो घूंघट डाले हुए थे, और इसके बाद जब राजा बैठा हुआ था, जब रात का समय काफ़ी गुजर गया, जैसे उसने घूंघट उठाने कहा और घूंघट उठाता है और इसके बाद अटैक करता है, और उसी समय शक राजा मारा जाता है। मित्रों वहाँ शक राजा को मारकर और पुनः अपने जो पालकी लेकर गए तो उन्हें सचेत कर दिया था कि आप लोग पहले एक्टिव रहना और मुझे अपना काम करने के बाद वापस ले चलना है। और यही किया कि राजा को मारने के बाद शक राजा को और पालकी में बैठकर अपने स्वदेश वहीं पर लौट आते हैं। अब इसके बाद काफ़ी समय गुजर जाता है, काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि राजा जब सुबह हो गई, काफ़ी जब समय बीतने के बाद राजा जब बाहर नहीं निकले तो जनता को चिंता हुई कि आज राजा क्यों नहीं अभी तक निकले, क्यों नहीं अपने दर्शन दिए। लेकिन उन्हें सब प्रजा बोली कि हो सकता है कि आज वास्तव में राजा के पास एक नई रानी पहुंची है, इस वजह से राजा अभी आराम कक्ष में हो। लेकिन जब जनता को बेचैनी हुई, जब देखा समय काफ़ी गुजर गया, जब देखा गया दरवाज़ा तोड़कर तो राजा वहाँ मृत पड़े हुए थे। तो मित्रों यही कहानी रही। इसी को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। तो शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का चलाया। और एक चीज़ और याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही सबसे पहले मंदिर बने थे, इसके पहले भारत में मंदिर नहीं बने थे। दशावतार झांसी का पहला मंदिर है, वहाँ कालेश्वर उज्जैन हम लोग कहते हैं, तो इसी के समय वो भी मंदिर बना है। तो गुप्तों के समय ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर जो था वो भीतर गांव में है मित्रों, और वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान देना। और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभी बहुत प्रश्न हैं, कल हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।